नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना अपनी युद्ध तैयारियों को और भी नए स्तर पर ले जा रही है। भारतीय नौसेना इस रेस में तेजी से अपने युद्धपोतों का आधुनिकीकरण कर रही है। नेवी की योजना है कि 2030 तक इतनी क्षमता विकसित कर ले कि एक साथ 300 ब्रह्मोस मिसाइलें फायर कर सके। इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना को मंगलवार को 2 नए युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी मिले। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये दोनों स्वदेशी जहाज है। इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया है कि दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और ध्वनि सेंसर से बचे रहेंगे। इनकी तैनाती इंडो पैसिफिक क्षेत्र में होगी, जिससे नौसेना की ताकत बढ़ेगी। दोनों युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली यानी LRSAM से लैस हैं। इनमें 76 mm की नौसैनिक बंदूकें और समुद्र युद्ध में पानी के अंदर चलने वाले टारपीडो विस्फोटक हथियार भी हैं। INS हिमगिरी को कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE ने बनाया है। इसका नाम पुराने INS हिमगिरी से लिया गया है। उधर INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। इसका नाम आंध्र प्रदेश की उदयगिरी पर्वत सीरीज के नाम पर रखा गया है, जो सिर्फ 37 महीनों में ही बना है। इन युद्धपोत की खासियत क्या है, एक रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। साथ ही मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। समंदर में इंडियन नेवी की बढ़ती ताकत, उदयगिरी हिमगिरी की डबल पावर, चीन की उड़ी नींद, पाक हैरान। इन दिनों युद्धपोत को देखकर चीन की नींद उड़ जाए, पाकिस्तान हैरान रह जाए, इसमें अचरज की बात नहीं है। ये लाजमी है, क्योंकि इंडियन नेवी के पास ऐसे 2 युद्धपोत आ गए हैं जो दुनिया की ताकतवर युद्धपोत में शामिल होते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना अपनी सामुद्रिक शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ा रहा है। 26 अगस्त 2025 को विशाखापट्टनम में 2 अत्याधुनिक युद्धपोत INS उदयगिरी और INS हिमगिरी औपचारिक रूप से नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिए गए हैं। ये दोनों युद्धपोत भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण और आत्मनिर्भर भारत अभियान का शानदार उदाहरण है। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित ये स्थित फ्रिगेट्स न सिर्फ भारतीय नौसेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाएंगे, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सामरिक स्थिति को और मजबूत भी करेंगे। कैसे, ये आगे बताएंगे। उससे पहले उदयगिरी और हिमगिरी के बारे में आप जान लीजिए। उदयगिरी और हिमगिरी नीलगिरी श्रेणी के स्टील्थ फ्रिगेट से हैं, जो भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किए हैं। उदयगिरी ब्यूरो का विशेष रूप से डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। उदयगिरी को पूरी तरह तैयार होने में 37 महीने लगे हैं और यह 75% स्वदेशी सामग्री से बना है। उदयगिरी का निर्माण मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी MDL ने किया है, जबकि हिमगिरी कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने बनाया है। इन दोनों युद्धपोत का एक साथ कमीशन होना भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार है, जब 2 अलग अलग शिपयार्डों से निर्मित युद्धपोत एक साथ बेड़े में शामिल हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों युद्धपोत में अत्याधुनिक तकनीक है जो समंदर की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। लगभग 139 मीटर लंबी और 6670 टन वजनी है ये युद्धपोत आधुनिक तकनीक और लगभग 75% स्वदेशी सामग्री से लैस है। इनके निर्माण में 200 से ज्यादा MSMEs ने योगदान दिया है। इससे 4000 से ज्यादा प्रत्यक्ष और 10,000 से ज्यादा अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए हैं। ये युद्धपोत अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में भारत की निगरानी और सामरिक उपस्थिति को और मजबूत करेंगे। उदयगिरी और INS हिमगिरी की बात करूं तो इन वारशिप्स के नाम भी अपने आप में इंस्पिरेशन हैं। उदयगिरी जो सूर्योदय का प्रतीक है, हमें यह याद दिलाता है कि हर नई सुबह नई ऊर्जा, नई चुनौतियों और नए अवसर लेकर आती है। वहीं दूसरी तरफ हिमगिरी नाम, जो हिमालय की अडिग और अचल शक्ति का प्रतीक है, यह बताता है कि समुद्र की लहरों पर भी भारतीय नौसेना हिमालय की तरह ही अडिग है। देवियों व सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि GRSE द्वारा निर्मित हिमगिरी और MDL द्वारा निर्मित उदयगिरी, ये दोनों अत्याधुनिक वारशिप्स हैं, जिन्हें पूरी तरह भारत में ही निर्मित किया गया है।
तो खास मेहमान इस मौके पर जब भारतीय नौसेना में 2 ये जहाज शामिल हुए हैं, मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान, पूर्व अधिकारी हैं इंडियन नौसेना, भारतीय नौसेना के, इंडियन नेवी के, और मेजर जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप दोनों के जरिए चीज़ों को समझने में मुझे नहीं, मेरे दर्शकों को भी साथ में बहुत आसानी होगी। भूषण दीवान साहब, क्योंकि नेवी में ये 2 वॉरशिप शामिल हुए हैं, आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी, इनका नेवी में आना कितना बड़ा परिवर्तन है? हालांकि आने तो बहुत सारे शिप्स हैं, लेकिन अभी इन दोनों का इंडक्ट होना कितना बड़ा परिवर्तन, क्या खासियत इन दोनों की? राजीव जी, ये बहुत अच्छी इस चीज का सिम्टम है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी की स्पीड बढ़ रही है, कैपेबिलिटी बढ़ रही है। और देखिए इसमें क्या है कि ये मल्टीपर्पज फ्रिगेट है, 2500 नॉटिकल माइल्स इसकी रेंज है, और ये एंटी सबमरीन, एंटी एयरक्राफ्ट, एंटी शिप, ये सब चीज़ों से लैस है। और सबसे बड़ी बात स्टेल्थ का मतलब रेडार की तरफ से भी डिस्कवर इसको डिटेक्ट इजीली नहीं किया जा सकता, और सोनार की तरफ से भी इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब रेडार अगर एनिमी की हमें डिटेक्ट करना चाहती है तो मुश्किल होगी, कि हमारे पास डिकॉय है। डिकॉय माने ऐसा फायर कर देते हैं डिकॉय जिससे जो मिसाइल आ रही है वो शिप पे नहीं गिरती, वो डिकॉय पे चली जाती, जैसे कहीं पे नजर कहीं पे निशाना उधर। सेम वे सबमरीन टॉर्पीडो आ रही है हमारे ऊपर, तो उसमें भी अंडर वाटर डिकॉय छोड़ देते हैं, तो शिप जो टॉर्पीडो दुश्मन की है वो हमारे पे नहीं आती, वो उस डिकॉय पे चली आती। जैसे बलि का बकरा समझ लें आप, तो डिकॉय बलि का बकरा जरूरी है, जैसे फ्यूज भी जरूरी होता है, ये जरूरी है इस टाइप की चीज हो। तो ये सबसे बड़ी चीज ये है, 75% हमने खुद इसमें कंपोनेंट लगाए हैं, और ये बड़ी खुशी होती है, गर्व होता है देख के कि हमारा जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है ये ऑफ एज आ गया है। हम इसको कर रहे हैं प्रोड्यूस, और ब्राजील ने भी शो किया इंटरेस्ट कि उनके लिए भी हम बना के दें। तो ये एक नेवी की तरफ से, भारतीय नेवी की तरफ से कैपेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। असली कैपेबिलिटी क्या है कि हम खुद प्रोड्यूस कर पाए। क्यों? लड़ाई के टाइम हमें मेंटेन करना हो, स्पेयर पार्ट चाहिए हो, विदेशी जो देता है वो टाइम पे हमें घुमा भी सकता है। ये हमें हमारे जब खुद की प्रोडक्शन होती है तो हम इसको मॉडिफाई भी करें, और इसको मतलब इंटीग्रेट भी हम खुद कर रहे हैं। ब्रावो मिसाइल भी हैं इसमें, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भी हैं, और 85-90 राउंड्स पर मिनट की गन्स भी हैं। क्या होता है जब हमारे ऊपर जब एयरक्राफ्ट आ रहा है, यूएवी आ रही है, ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, तो 100 किलोमीटर की रेंज तक तो बराक हैंडल कर सकती है उसको एंटी एयरक्राफ्ट। और जो बाई चांस नजदीक आ जाए तो मतलब 10-15-16 किलोमीटर तक हमारी जो गन्स हैं उसको टेक केयर कर सकती हैं। तो ये सब मानों में, और हमारे इंडिजिनस कंपोनेंट हैं, हमारे टॉर्पीडोज हैं, हमारी रॉकेट लॉन्चर्स हैं, और यानी कमांडर भूषण, आप जो बता रहे हैं उससे एक चीज तो हमारे दर्शक समझ रहे होंगे, हमारे हाथ अब किसी के सामने फैले नहीं हैं। 75% हम अपनी ताकत में हैं, 25% को भी शायद इस स्पीड के साथ हम कवर अप कर लेंगे। मेजर जनरल अनुज माथुर, जब डिफेंस की बात होती है तो आप लोगों को सुनना मेरे लिए एक बहुत बढ़िया ट्रीट की तरह होता है। ये प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 में शायद इसको क्लियरेंस मिला था, और 2014 के बाद 7 के करीब यहाँ इसमें युद्धपोत बनने हैं। ये 2 आ चुके हैं, हमें और आगे जाना है। कितना गेम चेंजिंग रहेगा करंट सिनारियो को देखते हुए, जब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर ट्विस्ट हो रहा है। अमेरिका हमसे किस तरह से डील कर रहा है, चाइना हमारे नजदीक आ रहा है, कई लोग नजदीक आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का यह कहना है कि कम से कम हम यूक्रेन ना बने उसकी तैयारी जरूर करें। मेजर जनरल अनुज माथुर। राजीव, जय हिंद। जय हिंद। देखिए मैं आपको आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले 2-3 चीजें बताने की कोशिश करता हूं, आपके दर्शकों को मालूम होना चाहिए। एक व्यक्ति थे जो कि समंदर के गॉड, भगवान कहलाते थे। ही वॉज द गॉड ऑफ ओशंस, एडमिरल A.T. महान। और एडमिरल A.T. महान ने 100 साल पहले ये बात, 100-125 साल पहले ये बात कही थी कि इंडियन ओशन होल्ड्स द की टू 7 सीज एंड एनीवन हु रूल्स इंडियन ओशन विल रूल द वर्ल्ड। क्या बात है। और भारत जो है एग्जैक्टली उसी परिस्थिति में है। भारत का जो लोकेशन है
वो भारत को नेचुरली इंडियन ओशन को रूल करने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहा है। उसके अलावा जो हमारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, आज तक देखिए हमारा दुर्भाग्य रहा है राजीव कि हमने अपनी आइलैंड टेरिटरीज के बारे में और उनके जो पोटेंशियल है उसके बारे में नहीं सोचा। इससे आपके दर्शकों को पता पड़ेगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड वो भारत के लैंड मास का सिर्फ 0.2% है और 30% इंडिया का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन सिर्फ अंडमान और निकोबार आइलैंड से आता है। ये दो बातें मैंने इसलिए बताई हैं क्योंकि अब आपको अगर इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को एक्सप्लॉइट करना है तो आपके जो टेंटिकल्स हैं वो उसके बाहर जा करके और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी करने के लिए तैयार होने चाहिए। और इस प्रकार के समुद्री जहाजों का आना हमारी नौसेना की ताकत न केवल यहां बढ़ाता है बल्कि पावर प्रोजेक्शन, डिप्लोमेटिक प्रोजेक्शन के लिए ये सब करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये जो बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि इंडिजिनस है, मैं एक लाइन इसमें जोड़ना चाहता हूं कि अब भारत का नजरिया इसमें भी बदलना शुरू हो गया है। अब पहले तो हम सिर्फ मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया बात करते थे, आज हम बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। हम इंडिया में बनाएंगे और पूरी दुनिया को देंगे। आज ही उन्होंने कोई ई कार निकाली है और इसी प्रकार से ब्राजील है तो ऑलरेडी इन्होंने इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दिया है इस प्रकार के जहाजों में। अब मैं इस जहाज की एक दो चीजें और आपको काम के बताऊंगा और फिर एक बार दोबारा इसमें स्ट्रेटेजी के अंदर आने की कोशिश करूंगा। इसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि नॉर्मली फ्रिगेट्स में हेलीकॉप्टर्स को कैरी करने के लिए हैंगर नहीं होता। इन फ्रिगेट्स में हेलीकॉप्टर कैरी करने के लिए हैंगर लगाया गया है, तो हेलीकॉप्टर बाकी फ्रिगेट्स में लैंड हो सकते हैं लेकिन इसमें कैरी भी कर सकते हैं आप हेलीकॉप्टर को, जो कि एंटी सबमरीन ऑप्स में, एंटी पायरेसी ऑप्स में और भी कई किस्म के ऑपरेशंस में वो हेलीकॉप्टर आपका बहुत बड़ा हथियार सिद्ध हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ये जो फ्रिगेट्स हैं, कहने को तो फ्रिगेट्स हैं लेकिन ये फ्रिगेट्स दुनिया के कई डिस्ट्रॉयर्स के बराबर डिस्प्लेसमेंट और बराबर ताकत रखते हैं। जो ईएसएम एंड ईसीएम और ईसीसीएम के जो कंपोनेंट्स हैं वो टोटली इंडिजिनस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है इसका एडवांटेज है। और जो आप बताने की कोशिश करते हैं, मैं आपको बता दूं कि 7 जो शिप्स हैं उनमें से 1 जनवरी में ऑलरेडी कमीशन हो चुका है, नीलगिरी। अब ये 2 हो गए हैं आज, उदयगिरी और हिमगिरी। इसके बाद इस साल के अंत तक तारागिरी आ जाएगा, अगले साल के शुरुआत में दूनागिरी और महेंद्रगिरी आ जाएंगे और अगले साल में लगभग इस समय तक विंध्यागिरी आ जाएगा, विच विल बी द लास्ट शिप ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो आप ये देखेंगे कि इतने कम समय के अंदर 7 जबरदस्त फ्रिगेट्स जो कि किसी भी डिस्ट्रॉयर के बराबर की ताकत रखते हैं वो आपकी नौसेना को मिल जाएंगे। आज भारत की नौसेना एक ट्रूली ब्लू वाटर नेवी बन रही है और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज हमको होने वाला है इंडो पैसिफिक में जो हमारी रीच बढ़ रही है। देखिए क्या है कि जो फोकस है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो वर्ल्ड जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स दोनों बात बताता हूं मैं, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हैज शिफ्टेड टू इंडो पैसिफिक। अब अगर इंडो पैसिफिक में जो कंट्रोल करेगा, यही वजह है कि चीन जिस प्रकार से साउथ चाइना सी में या सोलोमन आइलैंड्स में या इन जगहों पर अपने पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपना पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर उन्होंने उनके बन गए हैं, तीसरा तैयार है। तो मेरा ये मानना है कि ये चूंकि ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां शिफ्ट हो गया है, इसलिए जितनी पावर प्रोजेक्शन आप इस रीजन में कर सकते हैं उतना ही आपको एडवांटेज होने वाला है। ये क्रिटिकल एनर्जी ट्रेड रूट्स हैं, चाहे वो स्टेट ऑफ मलाक्का हो या और भी कोई और जो इंडियन ओशन से निकलने वाले रूट्स हैं, इनको डोमिनेट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होने वाला है। इसलिए आप देखेंगे ये दोनों ईस्टर्न नेवल फ्लीट का हिस्सा बने। हालांकि वो निर्भर करता है कि आपको अभी इस समय क्या आवश्यकता है, किस जगह पे कितने चीजों की आवश्यकता है। लेकिन ये बात आप देखेंगे कि जिस प्रकार से चीन और अमेरिका इंटरेस्ट दिखा रहा है। अमेरिका ने वो सेंट मार्टिन आइलैंड जो श्रीलंका का जो बांग्लादेश और करी है जी, एक सेकंड, हाँ, तो उसमें क्या क्या हो रहा है कि उन लोगों का इंटरेस्ट बंगाल की खाड़ी में बढ़ रहा है, उनका इन्फ्लुएंस वो बनाना चाहते हैं। तो आज बंगाल की खाड़ी जो है मेरे सोच विचार से लगभग इतनी, अगर ज्यादा नहीं तो लगभग इतनी इंपॉर्टेंट है जितना कि अरब सागर में नेवल प्रेजेंस। इसलिए जो हमारा इस जो पूर्वी नौसैनिक बेड़ा है उसको ताकत ज्यादा प्रदान करना, और दूसरा जो अंडमान निकोबार आइलैंड है उनको
अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर मैं कहता हूं, क्योंकि वहां पर उसको हमको एक एयरक्राफ्ट कैरियर के तौर पे डेवलप करना, ताकि वहां से हम पावर को प्रोजेक्ट कर सकें और जो एटी मान ने कहा था इंडियन ओशन को हम रूल कर सकें। तो ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा एसेट है। इसके बाद एक और 17 ब्रेवो प्रोजेक्ट आएगा और उसमें लगभग इतने ही 7 या 8 इस प्रकार के फ्रिगेट्स और अगले 3-4 सालों में 2030 तक आएंगे। और 2030 तक भारतीय नौसेना की शक्ति इतनी जबरदस्त हो जाएगी कि आपको अपना जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, जो हमारे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी देने के अलावा हम पावर प्रोजेक्शन करेंगे। HADR ऑपरेशन, HADR इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR ऑपरेशन हम कर पाएंगे। आप देखिए किस प्रकार से हमने सुनामी में मदद करी है, कहाँ जो एंटी पायरेसी ऑपरेशंस हमने सोमालिया में और उन जगहों पर करे। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो भारत की नौसैनिक शक्ति को दर्शाती हैं। और अगर आप इस चीज को राजीव कोरिलेट करेंगे, जो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कुछ दिन पहले, शहबाज शरीफ ने, उन्होंने कहा है कि हम न्यूक्लियर स्ट्राइक किन किन सूरतों में करेंगे, और उसमें से एक सूरत यह है जब भारत की नौसेना कराची के बंदरगाह के ऊपर कंट्रोल कर लेगी। तो ये पाकिस्तान के अंदर भारतीय नौसैनिक शक्ति की वजह से दहशत है, खौफ है, जब दहशत आपका है, प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि अगर आपकी नौसेना यहां पर आकर के ये कर लेगी तो हम एटॉमिक स्ट्राइक बयान वाकई यूं ही नहीं आते। ये लेकिन सर, आप भी बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी को समझते हैं। ये जो भी चीजें आती हैं न्यूक्लियर नाम की, ये डेटरेंट से ज्यादा आगे बढ़ती नहीं, और जहां भी अब आगे बढ़ेंगी तो उसका रिपरकशंस हर एक को पता होता है। कमांडर दीवान, इंडियन नेवी की जो नफरी है, जो संख्या है, हालांकि हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे पास ये स्टेल्थ फ्रिगेट आ रहे हैं, चीजें आ रही हैं और प्रोजेक्ट्स वाटर में आ रहे हैं, उतर रहे हैं, ये भी बड़ी होने वाली है। भारतीय नेवी भी एक बड़ी तादाद वाली नेवी बनने वाली है और ये भारत की कोस्टल लाइन को तो डिफेंड करेगी। अगर हालात बुरे होते हैं तो कहीं और भी क्या ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल रहेगी? अवश्य राजीव जी, यही पर्पस है। आपने लड़ाई को दुश्मन के तट तक ले जाना है, जिसे कहते हैं बियर्डिंग द लाइन इन हिज ओन डेन। अभी आप देखिए, हमने फिलीपींस के साथ हमारी नेवी एक्सरसाइज कर रही है अभी फिलहाल, ब्रह्मोस उनको दिए, सप्लाई की है हमने। अगर आपने चाइना को चेकमेट देना है तो ये हमारा साउथ चाइना सी तक हमारा प्रेजेंस जरूरी है। और आप अभी इंडोनेशिया भी ब्रह्मोस मांग रहा है और नेवल कोऑपरेशन भी बढ़ेगी। और जब देखिए कितनी बार चाइना, हम जो है, इंडिया जो है, हमारा इतना हैवी ऑयल इंपोर्ट का बिल है, चाइना का भी ऐसा इंपोर्ट बहुत है। तो ऑयल का, ऑयल के बगैर तो जिंदगी चल नहीं सकती, देश चल नहीं सकता है। अब मलाक्का स्ट्रेट पे हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है, उसी से चीन को दबाया जा सकता है। और एक मैं आपको बता दूं नेवी की बात, देखिए ये ब्लू वाटर नेवी का मतलब यही है कि आप अफ्रीकन कोस्ट से लेके और चाइना तक आप प्रेजेंट हैं। और इसमें क्या कहा जाता है, एक होता है टर्म होता है SLOC, सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। नेवी का मेन काम क्या है कि सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन कंट्रोल हमारे पास हो। इंडिया मतलब आर्मी में, थल सेना में धरती का ऊपर कंट्रोल होता है, धरती पे कंट्रोल नहीं चाहिए, समुद्र पे भी कंट्रोल नहीं चाहिए। कंट्रोल किस पे चाहिए? क्योंकि जब ट्रेड बेड़ा पास हो रहा है, ट्रेड बंद हो जाए। अभी ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ? यही हुआ कि जो पाकिस्तान की वॉरशिप्स है वो दुबक के ग्वादार में चली गई, कराची हट गई। क्यों? उनको डर था, 71 वॉर में था मैं, तो जो उनके शिप्स डूबे तो उनको ये डर था कि दोबारा ये काम ना हो जाए, तो वो वहां चले गए। तो सवाल ये है कि हमने दुश्मन को, नेवल वॉरशिप्स को दुश्मन के तभी डिस्ट्रॉय करना है ताकि वो जो सी लाइन से कम्युनिकेशन कंट्रोल ना कर पाए। आप लोग जब ये बातें कहते हैं तब मुझे अनुज माथुर सर आपकी ही वो लाइन याद आती है, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ये तैयारियां जो हम कर रहे हैं ये हमें आगे के हालात के लिए तैयार रखेंगी। लेकिन माफी चाहता हूं, मैं सबसे जीत सकता हूं लेकिन टाइम से हारता हूं। मैं एक बार फिर आप लोगों को बुलाऊंगा, आप लोगों के जरिए दर्शकों को बताएंगे कि हम कहां पर हैं, देश कितना आजाद है, कितना आत्मनिर्भर है। बहुत शुक्रिया कमांडर दीवान मेजर जनरल अनुज माथुर, अपने अनुभव को हमारे साथ